आज के वीडियो में मैं 10वीं क्लास के इतिहास के पाठ 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। आज का क्लास आपका इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार होने वाला है कि मत कुछ पूछिए। क्यों? क्योंकि आज की कक्षा में मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से इस प्रकार मैं समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव कि आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो आज की कक्षा में आपका पार्ट 2 लाइफ टाइम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आज का क्लास बेहद रोचक, बेहद मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज का प्रथम प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। आज का प्रथम प्रश्न हमारा है कि समाजवादी भावना का उदय कब हुआ। ठीक है, समाजवादी भावना का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या इनमें से कोई नहीं? तो आइए मैं आपको क्लियर समझा देना चाहता हूँ। केवल ऑप्शन और आंसर बता देने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो में एकदम फुल ऑफ कंप्लीट किया जाता है। केवल आंसर बताते चलिए, भागते चलिए, ऐसा नहीं। भले ही थोड़ा लंबा वीडियो होता है, लेकिन आपका टोटल प्रश्न कंप्लीट कराने का मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए। तो समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। वो कैसे? तो देखिए, समाजवादी भावना का उदय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति समझते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में जब क्रांति हुई तो उसमें 2 वर्ग का निर्माण हुआ। एक तो मजदूर वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा पूंजीपति वर्ग। वो कैसे? तो पूंजीपतियों ने ही उद्योग का स्थापना किया। कौन सी का स्थापना किया? उद्योग का। अब बताइए, पहले संपूर्ण जनता कौन सी पर आधारित थी अपनी आवश्यकताओं के लिए? तो कुटीर उद्योग पर। कौन सी पर आधारित थी? कुटीर उद्योग पर। ये कुटीर उद्योग क्या है? जिसमें 5-10 लोग मिलकर एक छोटा धंधा करते हैं, छोटा उद्योग करते हैं, जिसमें 2-4 घर का खर्च आसानी से निकल जाता है। वही ना कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग में हाथ से काम किया जाता था, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता था, तब जाकर कुछ सामानों का उत्पादन हो पाता था। लेकिन जब से ये बड़ा उद्योग, लघु उद्योग का आगमन हुआ, तब से कुटीर उद्योग का पतन शुरू हो गया। और जो कुटीर उद्योग पर निर्भर थे वो तो बेरोजगार हुए ना। उनके पास तो कोई रोजगार नहीं रहा, क्योंकि उनके द्वारा, उनके हाथों द्वारा बनाए गए सामान उतने खूबसूरत और उतने सस्ते नहीं होते थे जितने उद्योगों के द्वारा हुए। इसलिए सारे लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए उद्योग की ओर चले, और कुटीर उद्योग वाले क्या हो गए? तो बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब इनके पास समस्या उत्पन्न हुई कोई रोजगार का, और इस श्रमिक के रूप में उन्हीं बड़े उद्योगों की ओर चल दिए और मजदूरी करने लगे। ठीक है, इस प्रकार समाजवादी भावना का उदय हुआ। कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इसी पर आधारित अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? अब देखिए, यहाँ ऑप्शन भले ही 4 दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको चारों ऑप्शन देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि लघु उद्योग के आगमन के बाद हमारा समाज कितने वर्गों में विभाजित हुआ? तो 2 वर्गों में। कौन कौन? तो पहला आप याद रखिएगा, पूंजीपति वर्ग। कौन वर्ग? पूंजीपति वर्ग। क्लियर? और दूसरा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग कौन थे? तो जिसने उद्योगों का स्थापना किया था। ठीक है, और ये श्रमिक वर्ग कौन थे? तो जिसका लघु उद्योग के आने पर जिनका कुटीर उद्योग नष्ट हुआ था, अब वो मजदूर और श्रमिक बनकर उनके उद्योगों में काम करने चल दिए थे। ठीक है, ये 2 वर्ग की उदय हुई थी। आइए अगला प्रश्न पर नजर डालते हैं। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, कि किनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। ये किसने कहा था? तो देखिए, यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कितने?
4 रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन और कार्ल मार्क्स। 3 में कौन थे? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेंट साइमन। इनका मानना था कि क्या मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करें कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। क्लियर। आइए अब प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया था वो कौन था? अब फिर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन और अगला आपका मिलेगा कार्ल मार्क्स। और इनमें सही आंसर कौन होगा? तो देखिए यहाँ लुई ब्ला। कौन आंसर होगा? तो लुई ब्ला। वो कैसे? इस विषय पर मैं क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, 1861, 1862, 1863 और 1864 में। तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। ऐसे ही कृषक दास प्रथा के अंत के बाद किसानों की स्थिति में सुधार का प्रयत्न किया गया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा और कृषक दास प्रथा के अंत के बावजूद भी किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय बनती गई, बद से बदतर बनती गई। ठीक है, जो आगे चलकर वही क्रांति का रूप ले लिया था। आइए प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कर रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार बर्तन को भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ रूस में जार का अर्थ पीने का पानी, गलत। पानी रखने का मिट्टी, ये भी गलत। सामंत, ये भी गलत। और सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, कि रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। क्लियर। 7वां प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। ठीक है, ये चारों ऑप्शन को देखकर आपको ये निर्णय लेना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यदि किताब में पढ़े होंगे तो। और नहीं पढ़े होंगे तो खैर कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि उनका जन्म कब, याद रखेंगे, 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ? जर्मनी के राइन प्रांत। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। ठीक है, आपको याद रखना होगा इसको कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, किसमें? एक यहूदी परिवार में। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। इनका पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, इसको भी याद रखिएगा। पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। इनका पेशा क्या था? तो वकालत करना, एक वकील थे। ठीक है, इन्होंने 1843 में ही, किसने? कार्ल मार्क्स ने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। इनकी पत्नी का नाम था जेनी। ये कब शादी किए? 1843 ईस्वी में। क्लियर। तो यदि कार्ल मार्क्स के बारे में पूछे तो आप हाँ आराम से अपने भाषा में मैंने जितना बताया उसके आधार पर आप लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी। तो इनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं और भी चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, तब तक मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये जो संक्षेप में उनके बारे में मैंने बताया उसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था?
कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? तो कार्ल मार्क्स याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित था। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना कब की? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने कब की थी? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, जो आगे हम चर्चा करेंगे, आगे हम बताएंगे आपको। अगले प्रश्न है इस प्रकार का। 10वां नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग याद रखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस बहुत बहुत वीवीआई है। देखिए, केवल मैट्रिक के लिए ही नहीं, कई बार इस प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न इस प्रकार का नहीं, ये प्रश्न बीपीएससी में भी मैंने दिया है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों के क्वेश्चन को मैंने देखा है, उनमें भी ये प्रश्न आ जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस बनाकर और कन्फर्म रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वार एंड पीस याद रखिएगा। ये किसकी है? तो टॉल्स्टॉय। इनका पूरा नाम था लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे ये? लियो टॉल्स्टॉय। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण हैं? कार्ल मार्क्स ने कितने ऐतिहासिक चरणों को बताया था? तो 6। कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण थे, इसको याद रखिएगा। और 6 के बारे में मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ कि कोई क्वेश्चन अधूरा नहीं जानना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के बारे में यदि जान रहे हैं तो डिटेल जानिए। ठीक है, और ये मत घबराइए कि ज़्यादा समय लग रहा है, टाइम पास हो रहा है। अरे भैया, टाइम पास क्या हो रहा है? आपका नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, आप जानिए तो सही। तो आइए बढ़िए। एक में आदिम साम्यवादी युग कौन? यदि संभव हो तो इसको लिख भी सकते हैं, आदिम साम्यवादी युग। ठीक है, दूसरा है दास्ता का युग, दास्ता का युग। तीसरा है सामंती युग, सामंती युग। ठीक है, चौथा है पूंजीवादी युग, पूंजीवादी युग। ठीक है, पांचवा है समाजवादी युग, समाजवादी युग। और अंतिम छठा है साम्यवादी युग, साम्यवादी युग। ये 6 चरण ऐतिहासिक चरण कार्ल मार्क्स ने बताया था। ठीक है, यदि लिख सकते हैं तो लिख लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भी ये प्रश्न है ये। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 मई। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1 मई। मैं फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा कि 1 मई 1890 को, 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि मजदूरों पर हो रहे अत्याचार किनके द्वारा? तो पूंजीपतियों द्वारा। उसके विरुद्ध में उसने सड़क पर उतर गया। सारे मजदूर पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जिसमें मजदूरों के लिए क्या मांग था कि 8 घंटा का कार्य निश्चित किया जाए। हम लोग का कार्य दिवस कितना समय तक रहेगा? तो 8 घंटा तक। ठीक है, और इसको पूरी भी की गई। इसलिए प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस केवल भारत में ही नहीं, ये शब्द देखिए अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में, पूरे संसार में मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब?
तो 1 मई को। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये भी आप लोग क्लियर कर लिए। आगे बढ़िए, 14 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 8 मार्च। 15 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में। क्लियर, कब हुआ था, नवंबर 1917 में। ठीक है, इसके बारे में और भी चर्चा मैं करूंगा कुछ प्रश्न के बाद कि आखिर नवंबर 1917 में कैसे बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता कब समाप्त कर दी गई थी। इसकी याद रखिएगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पर बढ़ी, 17 पर 16 नंबर हुआ। और इस 17वां नंबर प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान युद्ध 1904-5 में हुआ था। 4 में शुरू हुआ, 5 में ख़त्म हुआ। ऐसे इसको 1905 भी आता है कहीं कहीं खाली ऑप्शन में, तो उसको 1905 भी मारिएगा, जिसमें जापान ने रूस को बुरी तरह परास्त किया था। रूस एक विशालकाय देश और जापान एक छोटा देश, तो छोटा देश होकर उसको करारी शिकस्त दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 18 नंबर, किस ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। तो देखेंगे इस प्रश्न पर फिर थोड़ा चर्चा करेंगे हम कि इसके पहले कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न पहले बोले थे कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1904-5 में। तो जब जापान ने रूस को बुरी तरह परास्त किया, हरा दिया, तो उसके बाद 9 जनवरी 1905 को, कब, 9 जनवरी 1905 को गुस्साए लोगों ने, अब शर्मनाक बात तो थी कि विशाल देश और जापान से हार जाए। ठीक है, अब हमारा भारत नेपाल से हार जाए, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना। इतना पूरे विश्व में हमारा क्या स्थिति है, हमारी क्या रुतबा है, और हम एक छोटे देश से हार जाएं, तो हम तो गवर्नमेंट को ही ना सारा दोष देंगे। तो ठीक वही स्थिति रूस की थी। रूस में भी सारा दोष दिया गया किस पर, तो जार पर, क्योंकि वो दोषी तो था ही। अब देखिए 1905 ईस्वी को हजारों हजार की संख्या में लोगों ने रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल, इसको याद रखिएगा कि रूस के जार जो था उसके महल का नाम क्या था, तो सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, स्थित इसी महल की ओर लोगों का जुहूम जा रहा था। उनका नारा था रोटी दो रोटी दो रोटी दो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं था कि हिंसक ये प्रदर्शन नहीं था, लोग बस नारा लगाते हुए आगे जा रहे थे। तभी जार की जो सेना थी, रूस के जार का जो सेना था, इन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियों से वार कर दिया, गोलियां बरसाने लगा, और उनके हमले से हजारों हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। ठीक है, और वो दिन क्या था, रविवार। तारीख क्या थी, तो 22 जनवरी। इसको भी याद रखिएगा, कब, 22 जनवरी के रविवार को ये घटना हुई थी। इसलिए इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कंफर्म, कोई दिक्कत, कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न में तनिक भी सस्पिशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप कमेंट में निश्चित रूप से बताएंगे। जितने लोग कमेंट करते हैं उनको मैं पर्सनली उनको संतुष्ट करता हूं, उन्हें बताकर समझाकर। जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 19 है कि लाल सेना का गठन किसने किया। 19 नंबर प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया, तो ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा उसको। 20 नंबर,
कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा 1914 ईस्वी में शुरू होकर 1918 ईस्वी तक चला था। ओके, आगे बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेनिन अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया। लेनिन अपना निर्वासित जीवन स्विट्जरलैंड में व्यतीत किया था। याद रहेगा इसको, कहाँ? स्विट्जरलैंड। निर्वासन का अर्थ होता है देश निकालना। तो लेनिन को देश किसने निकाल दिया था देश से? तो जार की सरकार ने ही लेनिन को देश से निकाल दिया था, जो अपना निर्वासित जीवन कहाँ? स्विट्जरलैंड में बिताया। और फिर मैं आपको बता दूं कि 1917 ईस्वी में, कब? 17 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से, लेनिन की सहायता कौन किया था? जर्मनी ने। जर्मनी की सहायता से वह फिर से रूस पहुंचा। कौन? तो लेनिन ने। याद रहेगा ना, रूस पहुंचा। और रूस आते ही अब बताइए जनता की उत्साह 100 गुनी बढ़ गई। क्यों नहीं बढ़ेगी? इनका मुख्य नेता, मुख्य उत्साहवर्धक लेनिन ही तो था। उत्साह बढ़ गई और वहाँ से बोल्शेविक क्रांति जो थी उग्र रूप धारण की। ठीक है, कौन क्रांति? बोल्शेविक क्रांति, जो कब हुई थी? 1917 में, नवंबर 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद पूरा जोर शोर से इसका नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु याद रखिएगा 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है 23। रास्पुतीन कौन था? तो रास्पुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। कौन? भ्रष्ट पादरी। यदि कहा जाए कि रूस की स्थिति को डैमेज करने में यदि किसका हाथ था, तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा, रास्पुतीन का। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 में दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, टॉल्स्टॉय के बारे में तो मैंने बताया ही था कि वार एंड पीस की रचना, इसने वार एंड पीस की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़िए। 25 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? ये तो मैं बता ही दिया हूँ, एक क्वेश्चन समझाया था उसी में कि समाजवादियों का बाइबल किसको कहते हैं? तो दास कैपिटल को। किसको कहेंगे? दास कैपिटल को। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 26 है। 26वां प्रश्न कह रहा है कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्लियर? आइए आगे बढ़िए। 27 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन याद रखिएगा 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ओके, 28 नंबर प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कई बार चर्चा कर दिए हैं। कब? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 नंबर। किस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन 1888, 1889, 1905, इनमें से कोई नहीं। चूँकि इस प्रश्न पर मैंने अत्यधिक चर्चा किया है कुछ प्रश्न पहले। तो खूनी रविवार कब हुआ था? जब रूस जापान के युद्ध के तुरंत बाद। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते ही आप मार सकते हैं 1905 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 में। मैं नई आर्थिक नीति के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रश्न आता है इस पर आधारित, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। लॉन्ग में आएगा कि लेनिन की नई आर्थिक नीतियों को लिखें।
लेनिन की नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातों को लिखें। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है, इस टाइप के प्रश्न पूछता है आपसे। तो बता दूं कि लेनिन की आर्थिक नीति की प्रमुख 8 बातें थी। कितनी बातें थी? 8 बातें। मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। 1 नंबर में सबसे पहले था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा दिया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था, वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि एक सिद्धांत रखा गया कि जमीन राज्य की ही है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसकी हो जाएगी? तो किसान की। तीसरा पॉइंट था कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को भी चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है। तीसरा। चौथा देखिए, चौथा था उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दे दी गई। पांचवा पॉइंट था कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की जाए। छठा था कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है। सातवां, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और लास्ट 8वां नंबर था कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ये 8 पॉइंट था नई आर्थिक नीति का। ठीक है। आइए 31 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की मृत्यु, अब देखिए यहाँ ऑप्शन सी में 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुई। स्टालिन जानते हैं कौन था? स्टालिन रूस में कम्युनिस्ट का महासचिव था। क्या था? रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का एक महासचिव था जो अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इसी के अथक प्रयास से, किसके? स्टालिन के। यदि कहेगा कि रूस इतना विशाल शक्ति कैसे बना, एक जापान से हार जाने वाला रूस विश्व पटल पर अपने आप को कैसे साबित किया, तो इसका मुख्य देन था स्टालिन का है। क्योंकि स्टालिन के अथक प्रयास के द्वारा ही रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। ठीक है। ये 31 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण थे और 31 प्रश्न आप एक बार में क्लियर न हो, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, निश्चित रूप से आपको ये कंप्लीट होगा। और परीक्षा में जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ, कि मैंने वीडियो देखा तो उससे क्या फ़ायदा मिला। ठीक है। तो इससे बेहतर वीडियो मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, साइंस के कोई भी विषय हो, मैं आपको सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है। चलिए, गुड नाइट।